मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा। अजय टम्टा को मिला सड़क परिवहन राज्य मंत्री का विभाग। उत्तराखंड में चल रहे रोड प्रोजेक्ट को मिलेगा लाभ। केंद्र ने जारी किए राज्यों को कर हस्तांतरण। उत्तराखंड को मिली 1562 करोड़ की धनराशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार। एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। एनसीसी कैडेट्स ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कुमाऊं के 6 कैडेट्स को राज्यपाल ने दिया पुरस्कार। प्रदेश के कई जिलों में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। मानसून से पहले तपती गर्मी से लोगों को मिलेगी निजात। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, IIT 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां केंद्र ने राज्यों को कर हस्तांतरण राशि जारी की है और उत्तराखंड को 1562 करोड़ रुपए की धनराशि भी मिली है। इसी राशि से राज्य के विकास कार्यों को और भी रफ्तार मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का इसको लेकर आभार भी जताया है। केंद्र ने सभी राज्यों को कर हस्तांतरण राशि जारी की है और इसी कड़ी में उत्तराखंड को भी ये राशि मिली। आपको बता दें 1562 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड को दी गई है और जिसके लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया है। आपको बता दें इस राशि की वजह से जो राज्य के विकास कार्य हैं उनको कहीं ना कहीं रफ्तार मिलेगी। जो योजनाएं हैं उन्हें पूरा किया जा सकेगा। जो निर्माण कार्य हैं या जो नए कार्य हैं उन्हें भी शुरू किया जा सकता है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, केंद्र ने सभी राज्यों को हस्तांतरण कर राशि जारी की है और इसी कड़ी में उत्तराखंड को भी ये सौगात मिली है। 1562 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड को दी गई है। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को हस्तांतरण जो राशि है, धनराशि है, वो यहाँ पर जारी की है, तो वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी 1562 करोड़ की जो धनराशि है वो इस दौरान उत्तराखंड को जारी की गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ पर उत्तराखंड के जो विकास कार्य है उनको किस तरीके से जो है गति मिल सके, तमाम जो प्रयास है वो केंद्र सरकार द्वारा किए जाते रहे हैं। और अब जिस तरह से धनराशि यहाँ पर उत्तराखंड को दी गई है 1562 करोड़ की, इससे भी जो विकास कार्य जिस तरीके से उत्तराखंड में चल रहे हैं या फिर जो रुके हुए कार्य हैं उनको भी गति इस दौरान मिलेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करते हैं उसको लेकर जो है केंद्र भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार रहता है। और अब जो धनराशि इस दौरान उत्तराखंड को मिली है तो उसको जो है यहाँ पर जो विकास कार्य जिस तरह से उत्तराखंड में चल रहे हैं उसमें गति मिल पाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार जिस तरह से कार्य करते हैं, तमाम जो जन योजनाएं हैं इस दौरान चलाई जाती हैं। तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके यहाँ पर जो है खास भी माने जाते हैं बिल्कुल। और उनकी यहाँ पर पीठ थपथपाते हुए जिस तरह से वो नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो विकास कार्य है उत्तराखंड के वो युवा मुख्यमंत्री अपने युवा होने के साथ साथ जो अपनी युवा सोच है उसको लेकर के उत्तराखंड में कार्य करते हैं। तो काफी बड़ा जो सहयोग है इस दौरान जो ये राशि यहाँ पर 1500 करोड़ की जो राशि उत्तराखंड को मिली है इससे मिल पाएगा उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार विनय उत्तराखंड के विकास की बात की जाती है और लगातार बीजेपी ये भी कहती आई है कि अगर डबल इंजन की सरकार होती है केंद्र में और राज्य में तो कहीं ना कहीं जो राज्यों का विकास है वो तेज गति से हो पाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये राशि मिली है उत्तराखंड के विकास कार्य, चाहे वो रुके हुए विकास कार्य की अगर हम बात करें या निर्माणाधीन हो, कहीं ना कहीं उनमें अब रफ्तार बढ़ती हुई नजर आएगी।
जी, बिल्कुल प्रभात देखिए डबल इंजन की सरकार है तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पर जो कार्य इस दौरान किए जाते हैं, जो उत्तराखंड राज्य में जिस तरीके से जो कार्य किए जाते हैं, तमाम विकास योजनाएँ, परियोजनाएँ जो राज्यों में चलाई जाती है, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरह से जनता के साथ में संवाद भी करते हैं और उनसे फीडबैक भी इस दौरान वो लेते हैं कि उनके क्षेत्र में जो है विकास कार्य हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तमाम जो दिक्कतें हैं, उनके लिए जो है सीएम धामी खुद जो है मौजूद रहते हैं। की भी अगर बात करें वो एक हेल्पलाइन भी सीएम धामी ने जिस तरह से चलाई है, तो देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कतें ना आए, हर समस्या का जो समाधान है, वो उत्तराखंड सरकार उनके लिए कर सके। तो तमाम जो प्रयास है, मुख्यमंत्री के यही रहते हैं कि हर यहाँ पर जो जनमानस है, उनको पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार का सहयोग मिल सके। अब जिस तरह से ये 1562 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को मिली है, इससे भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है इस दौरान उत्तराखंड के विकास कार्यों को मिल पाएगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल विनय, किस तरह से अगर ये देखा जाए तो जो ये राशि मिली है, आखिर राज्य सरकार की बात करें, कहीं न कहीं बड़ी सौगात है। किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है? कौन-कौन से वो अहम क्षेत्र हैं जहां पर इस राशि का उपयोग करके विकास कार्य की बात करें या विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है? जी, बिल्कुल देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर विकास कार्यों की अगर बात करें तो जो विकास कार्य है यहाँ पर चाहे सड़क को लेकर के हो, कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों को लेकर के जो है कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पानी से की बात करें या फिर बिजली की बात करें, हर जगह जो है उत्तराखंड के क्षेत्रों में जो है ये मुहैया कराए जा सके। इनकी जो यहाँ पर जिस तरह से आम जनमानस को जो भी कोई मूलभूत जो सुविधाएँ उनके क्षेत्र में नहीं है उसको दी जा सके, तो तमाम चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार जो है इस धनराशि को विकास कार्यों में लगाने वाली है। और जो धनराशि यहाँ पर जिस तरह से 1562 करोड़ की दी गई है उत्तराखंड सरकार को केंद्र से, तो इसको लेकर के जो है जो रणनीति है वो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार अब तैयार कर रही है। सभी जो है उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर शहरी क्षेत्र हैं, उनमें किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए या फिर क्या कुछ और नया जो बेहतर है वो किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अब इस राशि को विकास कार्यों के तौर पर जो है उत्तराखंड सरकार लगाएगी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल राशि को जो है खर्च किया जाएगा और कहीं न कहीं उत्तराखंड को बड़ी सौगात भी मिली है। 1562 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने जारी किया है। फिलहाल विनय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस राशि से राज्य के विकास कार्यों को रफ्तार भी मिलेगी और इसके बाद अब अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर पीएम का धन्यवाद भी किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने जून महीने के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का कर राजस्व हस्तांतरित करके आदेश भी जारी किया है, जिसके बाद सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। सीएम धामी का कहना है कि इस धनराशि से राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड इन दिनों फिल्मों की शूटिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों एक ऐसी फिल्म की चर्चा जोरों पर है जो उत्तराखंड के संदर्भ में वैश्विक तौर पर सबसे अलग होने वाली है। इस फिल्म का नाम है मीठी। फिल्म उत्तराखंड के मिलेट्स, पारंपरिक मोटे अनाजों और अन्य उत्पादों को लेकर बनाई गई है। फिल्म उत्तराखंड के खाद्य उत्पादों को लेकर ही बनाई गई है। फिल्म उत्तराखंड की मीठी मिट्टी के उत्पादों पर केंद्रित है। फिल्म में बताया गया है कि देवभूमि उत्तराखंड की मिट्टी में किस तरह से अनाज को पैदा किया जाता है और ये अनाज किस तरह से इंसान के लिए देवतुल्य है। इस फिल्म का उद्देश्य पूरे विश्व में उत्तराखंड के अनाजों को प्रचारित और प्रसारित करना है। फिल्म का उद्देश्य हर व्यक्ति के जीवन में मिठास लाना है। हरिद्वार लोकसभा से हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 14 विधानसभा की जनता ने हमें अपना सहयोग प्रदान किया।
चुनाव में अपनी बात को जनता के समक्ष उठाया, लेकिन दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीत की बधाई दी। वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जीत हार का फैसला तो जनता ही करती है, लेकिन वो क्षेत्र की जनता के मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि 72 सूत्री मांगों के एजेंडे को केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा। मांगों के क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। साथ ही साथ वीरेंद्र रावत ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को समय समय पर उठाते रहेंगे। मैं जब चुनाव लड़ा तो 72 सूत्रीय मेरे कार्यक्रम थे, एजेंडा था, उसको लेके मैं जनता के बीच में गया। मैंने उस समय भी कहा था कि अगर मैं लोकसभा में सदस्य चुना गया तो लोकसभा के अंदर जो है इसके लिए संघर्ष करूंगा, और अगर दुर्भाग्यवश नहीं हुआ तो सड़क में इसके लिए संघर्ष करूंगा। मैं अपने इस 72 सूत्रीय एजेंडे को लेकर माननीय सांसद महोदय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि भाई अब तो डबल इंजन की सरकार है और कृपया करके जो है इस कार्य को करने का काम करें। और मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये 72 सूत्रीय एजेंडे को जो कार्यक्रम है हमारा, इसको हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में इसको लागू करने का और इस पर कार्य करने का काम करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की जीआई टैग वाली लीची तैयार हो गई है। वहीं ठेकेदारों ने लीची तुड़ाई का काम भी शुरू किया है। कई लोगों को लीची तुड़ाई के कार्य में रोजगार मिला है। बता दें कि देश के साथ ही विदेश में भी उत्तराखंड की लीची की मिठास जाएगी। नैनीताल जिले की लीची को जीआई टैग भी मिला है, जो अन्य लीची से अपने आप को अलग करती है। वहीं रामनगर, कालाढूंगी, चकलुआ आदि जगह की लीची की कटाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। साथ ही लोगों का कहना है कि इस बार बारिश नहीं होने की वजह से लीची फूली नहीं है, जिससे उनको अच्छी आमदनी नहीं हो पाई। लीची का तुड़ाई कार्य हमने शुरू कर दिया आज से, और लीची हमारी बंगाल, कलकत्ता, इधर तुम्हारे दुबई वगैरह जाती है, विदेशों में भी जाती है। मगर अब के बारिश ना होने के कारण फसल बहुत ही खराब हुई है, जिससे मतलब ये लगा लीजिए आप 40-50% नुकसान है ठेकेदारों को। हाँ, बारिश में फूली नहीं है और दाना भी छोटा रह गया और दाग बहुत आया। देखिएगा, उत्तराखंड में रामनगर, कालाढूंगी और इधर के विधानसभा के क्षेत्र चकलुआ, गुलजारपुर और अन्य क्षेत्र भी हैं कालाढूंगी में, जहाँ की लीची राष्ट्रीय स्तर पर और विदेश स्तर पर भी ज्यादा फेमस है। यहाँ का लीची का टेस्ट काफी अच्छा माना जाता है और अन्य राज्यों के तुलना में यहाँ की लीची का टेस्ट स्वादिष्ट है और अच्छा है, जिससे कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी और विदेश स्तर पर भी फेमस है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क होने से मैदानी क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। देहरादून समेत ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप खिलने के साथ ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। वहीं दून में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम में परिवर्तन के आसार नहीं है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में लू चलने को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र के चौमेल में शादी में शामिल होने जा रहे चंपावत निवासी पूर्व सैनिक पंकज पांडे की गाड़ी चौमेल रोड पर मंगोली के पास गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने फायर स्टेशन लोहाघाट को सूचना दी, जिसके बाद फायर टीम FSSO चंदन राम के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची और रात के अंधेरे में कड़ी मशक्कत के बाद पूर्व सैनिक की गाड़ी को गहरी खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद सैनिक को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल रात हमें 112 से सूचना मिली थी। चौमेल में लगभग 10 बजे के आसपास एक व्यक्ति की बाइक खड़ी है, उसका मोबाइल है, संभवतः वो खाई में गिर गया है। तो सूचना पे पुलिस भी गई, फायर सर्विस को भी भेजा गया। पता चला तो वो खाई में
पीछे गिरा हुआ था। आज उसकी पीएम और पंचायत में की कार्रवाई की जाए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने से देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे हैं। उधम सिंह नगर में महुआ खेड़ागंज क्षेत्र में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। स्थानीयों ने भाजपा की नेत्री प्रियंका अग्रवाल और राजेश कुमार की लड्डुओं से तुलाई की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बाजपुर विधानसभा कांग्रेस से विधायक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने विजय हासिल की। मुख्य चौराहे पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। साथ ही ढोल नगाड़े बजाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। सबसे पहले तो यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जब इलेक्शन का टाइम था उस समय कटाई का टाइम चल रहा था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छे से वोटिंग का हुआ है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी को चुन लिया है जनता ने, अब आगे उनका भविष्य भी और हमारा भी भविष्य चलिए। महुआ खेड़ागंज बहुत ही अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है। आपके सामने यहाँ पर अपार वोटों में वृद्धि हुई है और नरेंद्र मोदी जी का विजनरी नेतृत्व। अब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ इस समय ले रहे हैं। इस खुशी में भारतीय जनता पार्टी महुआ खेड़ागंज मंडल के कार्यकर्ताओं ने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ जो है उत्साह मनाया है। और निश्चित रूप से संविधान उन लोगों के लिए खतरे में है जो देश की उन सारी व्यवस्थाओं से लड़ते हैं जो आज तक उन्होंने लूट खसोट करी। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का काम, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो जब भारी पड़ने लगा है तो उनको संविधान खतरे में नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बंगलामुखी उपासक अमर बालक शास्त्री ने हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए दुग्धाभिषेक किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने की खुशी में हर की पौड़ी पर लड्डू बांटे। वहीं अमर बालक शास्त्री ने बताया कि पिछले 7 जून को हरिद्वार पहुंच गए थे और तभी से दिन रात प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने तक कोई विघ्न न आने के लिए विशेष पूजन अर्चन भी कर रहे थे। जिस प्रकार से समीकरण बने हुए थे उस प्रकार से देश में बहुत अस्थिरता नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यादव नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू को किसी तरीके से बहका के अपने साथ मिलाया जा सकता है। और मेरा ये मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो देश में काफ़ी अस्थिरता आ जाएगी, क्योंकि एक तरफ वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल शासन किया है और एक तरफ वो पार्टी हैं जिनके काफ़ी लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो उसमें खतरा ये था कि वो 4 बनेंगे 5 बनेंगे तो देश में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ जाती। और ईश्वर की कृपा से, माँ बगलामुखी की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और आज जो है मैं गंगा जी की पूजा कर रहा हूँ, इनमें दूध अर्पित करूँगा, लड्डू बांटूँगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत में एक ऐसी सरकार आई है जो कि आगे स्थिर रूप से शासन कर सकेगी। पुलिस ने 5 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 17 मिल चौकी के अंतर्गत बड़ा फॉर्म में दारा सिंह के खेत में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस को देखते ही कुछ लोग भाग गए, जबकि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 6 बाइक 2 कार भी बरामद की गई हैं। एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली कि ग्राम दा फार्म में दारा सिंह के खेत में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर चौकी मजोला इंचार्ज और अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर गए तो जो है वहाँ पर काफ़ी लोग खेत में अड्डा बना के जुआ खेल रहे थे। जैसे पुलिस पार्टी मौके पर पहुँचे तो अन्य लोग आगे 5 लोग पकड़े गए। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धर्मपुर में ग्रामीणों ने धर्मपुर गुल्लर गोजी मार्ग पर खुली सरकारी देशी शराब की दुकान के खुलने का विरोध किया है। बता दें कि जसपुर के गांव धर्मपुर में गुल्लर गोजी मार्ग पर सरकारी देशी शराब की दुकान खुली हुई है, जिसको लेकर धर्मपुर गांव के ग्रामीणों ने सरकारी शराब की दुकान का विरोध किया। वहीं ग्रामीण महिलाओं की माने तो क्षेत्र में शराब की दुकानें खुलने से यहां माहौल खराब हो रहा है।
साथ ही आदमी शराब पीकर घर में मार पिटाई भी कर रहे हैं और घरों का सामान बेचते हैं और खेतों में महिलाएं काम करने के लिए जाती हैं। जो पीके जाते हैं आदमी, घरों में औरतों को तंग करते हैं, घर से निकलेंगे का अभी आ रहे हैं और यहाँ पी कर पिला देंगे, यहाँ से घर में पहुंच जाएंगे। कई बर्तन बेचे हैं, कई कुछ बेचे हैं, यहाँ पे आ जहाँ पीने। ये है कि यहाँ से हट्टी हटा दे। मैं घास मुट्ठी को भी आवेंगी, पी कई खो में लोग पड़े रहेंगे तो हमारे ढीबो कैसे करेंगी? छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बताओ, पहले हट्टी वाले होंगे, जिम्मेदारी ले लेंगे हट्टी वाले। जहाँ की है हो जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव की तिथि तय कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 10 जुलाई को मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा का चुनाव होना है। 14 जून से 21 जून तक नामांकन किए जाएंगे, तो वहीं 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी। बता दें, मंगलौर से बसपा के विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलौर विधानसभा सीट खाली चल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार चुनाव के बाद कौन मंगलौर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तिथि तय कर दी है। वहीं मंगलौर विधानसभा में भी अब चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग के द्वारा 10 जुलाई की तिथि जो है तय की गई है, यानी कि मंगलौर विधानसभा सहित जो बद्रीनाथ में भी 10 जुलाई को जो है यहाँ पर मतदान होगा। मतदान की तिथि तय होने के बाद लगातार चुनावी सरगर्मियां जो है बढ़ने लगी है, तो वहीं जो राजनीतिक दल है उनमें भी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा से बसपा के विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलौर विधानसभा सीट जो है खाली हो गई थी, जिसको लेकर लंबे अरसे के बाद जो है चुनाव आयोग ने जो है 10 जुलाई की तिथि जो है तय की है। अपने सहयोगी अनिल के साथ IND 24 मंगलौर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।